प्रकार की चर्चा होता है तो हम सबको, मैं तो आरएसएस का हूँ, नॉन इंटेलेक्चुअली हूँ, एंटी इंटेलेक्चुअल हूँ, तो बाकी सभी लोगों को ऐसे घोषित किया जाएगा, इनको इंटेलेक्चुअल कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल्स की बात करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल है ही नहीं। तो इसलिए इस प्रकार की बात करके आप अनावश्यक ये कर रहे हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स के बारे में बात करने के अधिकार जो इंटेलेक्चुअल नहीं है उनको नहीं है, क्योंकि सड़क पर रहने वाले लोग पर बिल नहीं बना सकता। तो इसलिए आप इंटेलेक्चुअल अरेना से बाहर रहने वाले लोग इंटेलेक्चुअल्स के बारे में कैसे बात करेंगे? तो इसलिए आप सबको एक ही इसमें डिस्कार्ड किया जाएगा। कौन इंटेलेक्चुअल है? तो सत्य के निरंतर खोज करते रहना, उसको व्यक्त करते रहना, सत्य की खोज करते हुए ईमानदारी से, तो वो इंटेलेक्चुअल है। सत्य जब साक्षात्कार होता है वो संत बनता है, और संत को इंटेलेक्चुअल रहने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसको बुद्धि के क्षेत्र से हृदय के क्षेत्र में प्रवेश करता है। संत को अपने बुद्धि से समझाना नहीं पड़ता है, संत को अपने हृदय से समझाना पड़ता है। इसलिए निरंतर सत्य के खोज करने वाले इंटेलेक्चुअल है, और जब सत्य के साक्षात्कार उस इंटेलेक्चुअल को हो जाता है तब वो संत बनता है। यह भारत की परंपरा है। हमारे देश के ऋषियों ने, संतों ने, आपने जिन जिन के बारे में आदर से उल्लेख किया, वो सब लोग इसी प्रकार they are powerful intellectuals, and in the process of their intellectual pursuit they attained the stage and level of sainthood। क्योंकि आपने जिस प्रकार की सारी सूची बनाई है उसमें बार माननीय वेंकट नारायण जी भी और आशुतोष ने भी कहा कि ये दोगलेपन के बारे में, भारत के दोगलेपन के बारे में, इंटेलेक्चुअल्स के दोगलेपन के बारे में आपने बहुत सारे कहा। कई वर्ष पहले जनार्दन ठाकुर, जो भारत के एक बहुत बड़े पत्रकार थे, उन्होंने भारत में इंटेलेक्चुअल्स का क्या हो रहा है उसका एक वाक्य में कहा था, मुझे हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा, दे वांट टू हैव द इमेज ऑफ द लेफ्ट एंड द कंफर्ट्स ऑफ द राइट। तो इसको भिन्न शब्दों में आपने रखा ही है। तो यह एक विडंबना है भारत के इस प्रकार के एक डबल स्टैंडर्ड के, हिपोक्रेसी के, दोगलेपन। दूसरी चीज है कि आप लोगों ने बताया कि कैसे बुद्धिजीवी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सरकार की सुविधाएं या विदेशी पैसे के गुलाम बनने के जो एक आकर्षण में फंसते हैं, इसके कारण उनके भले बौद्धिक क्षमता होगी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं वो बेचने के लिए आतुर होते हैं, कातुर होते हैं। इस विषय के बारे में हमने सैकड़ों वर्ष पहले भारत में कश्मीर के अंदर एक राजा ने सुना कि अपने राज्य में एक बहुत बड़े ऐसे विद्वान व्यक्ति है, उनकी ख्याति थी, लेकिन बहुत गरीब है, झोपड़ी में रहता है, और उसके बारे में इतने प्रशंसा सुने कि वो इतने बुद्धिमान है, इतने विद्वान है, लोग उनको पूछते हैं, इतने बड़े स्कॉलर है, लेकिन इस राज्य में रहकर वो गरीबी में रह रहा है, ये तुमको शोभा नहीं देती। ऐसे किसी ने उसको एडवाइस किया, तो राजा ने उस एडवाइस को स्वीकार करते हुए दूसरे दिन उनके झोपड़ी के सामने गया, तो सब धनराशि लेकर गए, कुछ सोने लेकर गए। तो कहा उनको, तो आप बड़े विद्वान हैं, सुना, ठीक है, क्या बात है? तो आप अपने राज्य में रहते हैं, इसलिए आप गरीबी में रहना मुझे कष्ट देता है। तो राजा नम्रता से कहा, शायद ईमानदारी से कहा, तो इसलिए मैं, आप अपने राज्य में रहते हैं, इसलिए सारे आप रहकर थोड़ा सा अपने जीवन के स्तर अच्छा बनाइए, ताकि मुझे भी लोग न कहे कि ऐसे गरीबी में रखा है विद्वान। तो उस तरफ देखा भी नहीं। उस विद्वान ने अपने पत्नी को कहा, चलो सब बांधो, बिस्तर बांधो। तो पत्नी देख रही होंगी, चाहे सोना धन मिलेंगे, लेकिन उसमें क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा,
तो यहाँ हम रहने से अनावश्यक राजा को कष्ट होता है, तो इसलिए हम दूसरे राज्य में चले जाएंगे। चलो, तो चला तो राजा का नहीं, क्या गलती हो गई? नहीं, मैं आपके इससे किसी से मैं आराम से हूँ, संतोष से हूँ, संतुष्टि से हूँ। मैंने कोई निवेदन आवेदन नहीं किया, कोई याचिका नहीं भरी आपको मुझे सहायता करो ऐसे। मैं यहाँ आराम से हूँ, आप अपने महल में आराम से रहिए, नहीं तो मैं राज्य से बाहर जाऊँ। इस देश की इंटेलेक्चुअल्स की परंपरा ऐसी रही, सदियों तक, हजारों वर्षों तक अपने देश के बुद्धिजीवी ऋषि किसी भी राजा के आश्रय के कारण नहीं है। जो हुए उनको समाज पूछता भी और सोचता भी नहीं उनके बारे में। जो उससे परे रहे, जो उससे स्वतंत्र रहे, ऐसे लोग। इसलिए एक आपने लंबी सूची बनाई, मुझे सोचते सोचते है कि 3 बातें इंटेलेक्चुअल्स, जिसको हम कहते हैं, विद्वान कहते हैं, बुद्धिजीवी या बुद्धिकर्मी होंगे, उनके लिए आवश्यक है। एक परिवेश जिसके बारे में आशुतोष जी ने और मैंने भी कहा, स्वातंत्र, मुक्त रूप से कहने के स्वातंत्र। तो यह स्वातंत्र उसको अंदर से भी चाहिए। मैं किसी से, किसी कारण से मैं गुलाम हूं, पैसे के कारण से या और किसी कारण से, मैं उस स्वातंत्र को खो जाता हूं। और बाहर के परिवेश भी ऐसे चाहिए, जैसे आशुतोष जी ने कहा, विरुद्ध बात सुनने की, सहन करने की, हमारी परंपरा तो है आदर करने। तो इस दृष्टि से ऐसे एक परिवेश चाहिए। ये स्वतंत्रता, दिस फ्रीडम, एक प्रीरिक्विजिट है। दूसरी बात यह है कि चारित्र की, उसके अंदर दोगलेपन के, ईमानदारी के, सब प्रकार के विचार हैं। जो अपने चरित्र से चीजों को प्रतिष्ठापित नहीं कर सकता, केवल वाणी से, लेखन से, बौद्धिक कसरत से, बुद्धि के व्यायाम से, तर्क से, वितंडवाद से नहीं कर सकता, वो बहुत समय टिकेगा नहीं। इसलिए जो हिपोक्रेसी के, दोगलेपन की बात आपने कही, तो चारित्र की एक। तीसरा है यह क्रियावान सपंडित। तो बौद्धिक क्षेत्र के विद्वान जो है, ऑल्सो शुड बी एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म, इसकी आवश्यकता है। वो एक्टिविस्ट का अर्थ ये नहीं कि वो जंतर मंतर के सामने रोज बैठे जाए, लेकिन उसकी बुद्धि के समाज के लिए उपयोग होना है तो उसको किसी न किसी रूप में वो क्रियाशील बनना पड़ेगा, समाज के हित में, समाज के पक्ष में, जनता के हित में। तो इसलिए वो केवल बौद्धिक दृष्टि से ही मेरे बुद्धि बढ़ा रहा हूं, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए हमारे यहाँ यह क्रियावान सपंडित, ये बात आई। तो इस दृष्टि से यदि हम सोचते हैं, बहुत सारे बातें इंटेलेक्चुअल्स के विषय में कह सकते हैं। तो सॉल्यूशन के बारे में माननीय वेंकट नारायण जी ने कहा, तो केवल समस्या बताते, सॉल्यूशन नहीं बताते, वो तो उनका अधिकार है। मुझे कभी नेपोलियन के बारे में मैंने पढ़ा था किसी एनेक्डोट में, तो याद आ रहा है, नेपोलियन युद्ध पर जब अभियान चला रहे थे, तो वो दिन 2 बजे उसको करेंगे, तो इसमें नेपोलियन जब अपने सेना का अभियान चला रहे थे, तो पत्रकार लोग, संपादक लोग रोज एडिटोरियल लिखते थे, ये गलती हुई, नेपोलियन ने ये किया, वो किया, एक नहीं जाता, ऐसे गलती कर। तो 4-6 बार 10 बार जो भी देखें, तो उसके बाद नेपोलियन ने एक दिन सुबह के ब्रेकफास्ट में या डिनर में कहीं किसी समय ऐसे लिखने वाले सब संपादक महोदयों को बुलाया। तो बाय, तो सब बैठने के बाद मैं कहा, देखिए आप लोग, मैं क्या क्या गलती करता हूँ, कैसे गलत है, ये सब बता रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैं ऐसे ऐसे आने वाले दिनों में मेरे सेना के अभियान के बारे में सोच रहा हूँ, आप जरा पहले एडवाइस करिए, बाद में वहां मत करिए। तो सभी संपादकों ने एक स्वर में कहा, ये हमारा काम नहीं, आपको पहले ही बताना, आप तुम करो, गलती क्या करोगे हम बताएंगे। तो ये गलती क्या किया तुमने, क्या हम बताएंगे। तो इसलिए वेंकट नारायण जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, उनका राइट है, तो सोल्यूशन देना उनका काम नहीं है।
तो गलती कहाँ की है वो पकड़ने का उनका अधिकार है। तो इसलिए ऐसे है तो आप सॉल्यूशन देना चाहिए। आपने कहा कि देश में शहरी सोच है, वैल्यू ऑफ लाइफ के बारे में आपने बताया। माननीय धर्मपाल जी ने भारत के शहरी सोच कैसे इस देश के बौद्धिकता, इस देश के नीति की दिशा, इस देश के प्रशासन की व्यवस्था, इन चीजों को कैसे शहरीकरण होते 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 भारत को भारत से ही निकालने के कैसे प्रयास कर रहा है, इसके बारे में माननीय धर्मपाल जी ने अपने देश की परंपरा क्या थी, आज क्या हो गया है और ऐसे होने से क्या नुकसान हो रहा है, बदल होने में कोई गड़बड़ नहीं है, क्या नुकसान हो रहा है, इसके विस्तार से उन्होंने लिखा है। मैं एक ही पिछले दिनों के बताता हूँ शहरी सोच और वैल्यू ऑफ लाइफ के बारे में। एक महीने पहले ठीक जनवरी के 14 तारीख को मैं इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के नीचे के हॉल में दिल्ली के कुछ उद्योगपतियों के सामने बोल रहा था। सारे उद्योगपति आए थे। तो मैंने कहा पिछले 10-11 वर्षों में हिंदुस्तान में 1 लाख किसानों की आत्महत्या हुई, खुदकुशी हुई। आप बताइए, यदि हिंदुस्तान में 1000 IT सॉफ्टवेयर लोग खुदकुशी करते, यदि 1000 उद्योगपति आत्महत्या करते, देश में रेवोल्यूशन होता। 1 लाख अन्नदाताओं ने आत्महत्या की भारत में, भारत चल रहा है भाई। आप शहरी सोच और वैल्यू ऑफ लाइफ के बारे में आपने जो बताई, तो इसलिए मुझे याद आया क्या हिंदुस्तान अपने ही गांवों को, अपने ही किसानों को भूल नहीं गया। आप सोचिए यदि ऐसे किसी भी और क्षेत्र के होता, IT सॉफ्टवेयर कंपनी 4 कंपनी बेंगलुरु में बंद करेंगे वो और दूसरे जगह करेंगे, तो सारे मुख्यमंत्री, सारे सेक्रेटरी, सारे मीडिया सब खड़े हो गए। क्या हो रहा है, बेंगलुरु से सॉफ्टवेयर कंपनी शिफ्ट कर देंगे, कुछ आसमान नहीं गिरता। लेकिन 1 लाख किसान, यानी 1 लाख किसानों के परिवार बर्बाद होने की स्थिति हुई। हम न दिल्ली हिलती न देश हिलता। क्यों ऐसे हुआ, सोचने के लिए। इसलिए हम भारत से अलग हो गए। हम भारत से जब अलग होते हैं, आपको कैंट और शंकर जो होता है ये, जब भारत से आप अलग होते हैं तब वर्तमान के जो कंटेम्पररी इंटेलेक्चुअल्स के बारे में आप दोनों विद्वानों ने, तीनों विद्वानों ने या चारों विद्वानों ने जो आपने लगातार कहते रहे, ये इसलिए होता है हम अपने जड़े से हट गए हैं। आपने बताया हम भारत से विलग हो गए, विभक्त हो गए। तो इसलिए जब भारत से अलग होते हैं स्वाभाविक रूप से ये कौन हुए, पहले हिंदुस्तान के जिस शासन पद्धति को अपनाकर भारत के अंदर एक नेहरूवियन मॉडल को स्थापित किया, तब से प्रारंभ हुआ। भारत में इंस्टीट्यूशंस को, एकेडेमिया को, मीडिया को जिस लीक पर चलाने के प्रयास हमने किया, तब भारत से हम अलग हो गए। पिछले दिनों में गेंट यूनिवर्सिटी जर्मनी में 30 वर्ष प्रोफेसर रहे बाल गंगाधर, जो मार्क्सवाद के बड़े पुजारी थे, बेंगलुरु के रहने वाले थे। उन्होंने बहुत सारे पुस्तकें, ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, तो इंटेलेक्चुअल हैं। तो बाल गंगाधर कहते हैं मैंने लगभग 2-2.5 दशक गलत रास्ते पर चला। वो अभी भारत में आकर यूनिवर्सिटीज में सुशिक्षितों के समूह में वो कह रहे हैं डीकोलोनाइज, यानी भारत से हम अलग हो गए हैं, माइंड कॉलोनाइज हो गया है, हमारे सोशल साइंसेस कॉलोनाइज हो गया है, हमारे चिंतन कॉलोनाइज हो गया है, तो इसको डीकोलोनाइज करना चाहिए। इस अभियान में वो चले हैं और एक बौद्धिक अभियान वो चला रहे हैं, जो 25-30 साल मार्क्सवाद के वामपंथ के गुजारे रहे। मैं तो बुद्धिजीवी में भी वामपंथी बुद्धिजीवी, दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी, ये करना चाहिए क्या? मूल रूप से देखा जाए तो शायद नहीं करना चाहिए। बुद्धिजीवी होता है सत्य के खोज करने वाला होता है। वो वामपंथी, दक्षिणपंथी, ये सब जामा ऊपर आप पहनते होंगे समाज के सामने खड़े होने के लिए, या किसी खेमे में रहकर उसको कंफर्ट्स को लेने के लिए या इमेज को बचाने के लिए। सच में बुद्धिजीवी जो होता है उसको न वामपंथ होता है न दक्षिण पंथ होता है।
होना नहीं चाहिए। तो सत्य के आधार पर खड़े हैं। जो सत्य है उसको स्वीकार करने की परंपरा इस देश की है। इस देश की परंपरा है इसके चलाने की शास्त्रार्थ। वो क्या हो गया है, समाज में सामाजिक अनटचेबिलिटी के विरुद्ध में तो सब बोलते हैं, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल अनटचेबिलिटी इस देश के अंदर बहुत वर्षों से चलाए। तो मुझे लगता है एक यूरोसेंट्रिक माइंड जो रहा है, जो डीकोलोनाइज करके रखा है भारत को, भारत के बुद्धिमत्ता के क्षेत्र को, भारत के विद्वानों को, भारत की शिक्षा के सब प्रकार के आयामों को, इसको डीकोलोनाइज करने के, कोलोनाइज करके जो रखा है उसको डीकोलोनाइज करने की आवश्यकता है। फिर में बुद्धि के जो एक उसके जो योगदान है उसके कारण परिवर्तन आ सकता है। देश के अंदर कभी भी, किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी समाज में परिवर्तन के जो एक क्रांति के परिवर्तन की जो एक प्रक्रिया प्रारंभ होती है, it has to be preceded by fierce intellectual exercise and passion. प्रखर बौद्धिक कसरत के बिना, प्रखर बौद्धिक प्रक्रिया के बिना कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। भारत में एक राष्ट्रहित में, संस्कृति पूरक, मानवता के पक्ष में एक परिवर्तन होने के, एक स्वर्णिम दिन आने की एक संभावना बहुत तेजी से दिख रही है।